Hello everyone, good morning. Welcome to the Manula classes. In the session of daily news analysis, today is 1st of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. Guys, we have reached in the March of 2024 and there is no much time for your upcoming examination, that is CUET PG. So start with more intensity and concentration. First of all, we are going to revise the previous day session with the help of MCQ questions. So start. Question number 1. Who has been appointed the new chairperson of Anti-Corruption Ombudsman, that is लोकपाल? Recently लोकपाल का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? इट इज क्वेश्चन ए, बी, सी और डी. कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? आप फटाफट से आंसर करते जाइए. तो देखो इसका करेक्ट आंसर है. देखो आपको जो आंसर करना है मुझसे पहले आंसर करना है. 4 ऑप्शन आपके सामने है. जस्टिस AM खानविलकर, ये इसका करेक्ट आंसर है. इन्हीं को अभी लोकपाल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वॉज इनेक्टेड इन. जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है इसको कब इनेक्ट किया गया था? 23, 2013, 2014, 2015. So guys, you know correct answer is B, that is 2013. तो लोकपाल जो एक्ट था इसको 2013 में इनेक्ट किया गया था. आपको पता होगा कि अन्ना हजारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने लोकपाल एक एक्ट लाने के लिए जो है बहुत सारा प्रोसेशन किया था, धरना प्रदर्शन वगैरह दिल्ली में किया था 2011 के आसपास वाले टाइम में. तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट एक्ट लेकर के आई, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. नाउ PM मोदी इनॉग्रेटेड सुदर्शन सेतु. रिसेंटली अभी सुदर्शन सेतु का जो है इनॉग्रेशन हुआ है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खास बात है इसकी, इट्स कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है. देश का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है. मींस केबल्स के थ्रू बनाया गया है. नीचे सपोर्ट की बजाय इसमें ऊपर से केबल से इसको सपोर्ट दी गई है. तो व्हाट इज जो है इसकी लोकेशन क्या है? इंडियन ओशियन में है, अरेबियन सी में है, गुजरात में है, द्वारिका में है. देखो अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है. ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया था कि समटाइम्स यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन वेयर यू वुड फाइंड दैट ऑल द ऑप्शंस आर सम काइंड ऑफ हैविंग द सिमिलैरिटी. देखो इंडियन ओशियन में क्या ये है सुदर्शन सेतु? यस. अरेबियन सी में हाँ है, यस. गुजरात में है, हाँ, यस. लेकिन इसमें से भी हम किसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट है? बिकॉज इंडियन ओशियन के अंदर है अरेबियन सी और उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट है गुजरात और गुजरात के अंदर है द्वारिका. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. जो सुदर्शन सेतु है उसको डेवलप किया गया है द्वारिका में. जो द्वारिका और भेट द्वारिका मूल द्वारिका है गुजरात के अंदर, वहां के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 4. यू नो गूगल का जो डीप माइंड है उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, दैट इज जेनी. Now you have to answer that what it can create. ये जो जेनी है ये क्या क्या क्रिएट कर सकता है? पाई चार्ट, 3D प्रिंटेड जो रियल होम्स, या जो है वर्चुअल गेम्स, एक्चुअल या सर्च इंजन. देखो ये सर्च इंजन को क्रिएट नहीं कर सकता. 3D प्रिंटेड रियल होम से इसका कोई लेना देना नहीं है. पाई चार्ट से भी इसका कोई मीन्स इमीडिएट जो है कनेक्शन नहीं है. इसका मेन ऑप्शन है जो सी, दैट इज वर्चुअल गेम्स. तो गूगल डीप माइंड ने जो जेनी क्रिएट किया है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है जो क्रिएट कर सकता है बहुत सारे वर्चुअल गेम्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. इकोसाइड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम रिसेंटली बाय विच कंट्री. तो किस कंट्री ने इकोसाइड को एज अ क्राइम डिक्लेयर किया है? इकोसाइड को जो क्राइम डिक्लेयर किया है वो ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या चाइना. देखो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम.
और बेल्जियम यूरोप का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने इकोसाइड को एज ए क्राइम डिक्लेयर कर दिया है। तो इकोसाइड क्या है आप मेरे को कमेंट में बताइए, कल भी हमने डिस्कस किया था। इकोसाइड इज द डेलिबरेट हार्म टू द, किसके लिए डेलिबरेट हार्म को हम इकोसाइड कहते हैं? अगर हम अपने फादर को हार्म करें, इकोनॉमी को हार्म करें, नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करें या ट्रांसपेरेंसी को हार्म करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेचुरल एनवायरनमेंट। When somebody deliberately harms the natural environment, then such kind of action is known as ecocide. You know, like मैरिटिसाइड है ना, मैरिटिसाइड हमने देखा था कि अपने हस्बैंड का कोई अगर मर्डर करे, अपनी वाइफ का मर्डर करे, या फैट्रीसाइड होता है ना, उसमें अपने ब्रदर का मर्डर करे, उस टाइप का। तो यहाँ पर अगर कोई मीन्स नेचुरल एनवायरनमेंट का मर्डर कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है, दैट इज नोन एज इकोसाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बिकॉज बेल्जियम इस समय जो है न्यूज में है, तो इसकी क्या कैपिटल है? रीगा बिल्कुल नहीं है, जेनेवा नहीं है, कीव बिल्कुल नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रसेल्स। ये ब्रसेल्स क्या है? ये कैपिटल है बेल्जियम की। नाउ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट रीगा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ठीक है, और कीव इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आप कमेंट में बताइए। देखो एक एक करके आप जब कमेंट में लिखते रहोगे, राइट करते रहोगे, रिप्लाई करते रहोगे, धीरे धीरे आपके जो बेसिक फैक्ट्स हैं लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गए, आपके जो है ओशियंस हो गए, बहुत सारी कंट्रीज की कैपिटल्स हो गई, या headquarters of various organizations. So such kind of facts can be easily learned if you revise them continuously. The question number 8 is the Steadfast Defender 2024 seen in news. ये भी न्यूज में हम इसको देख पा रहे हैं। तो what is it? क्या है ये? क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय इजराइल? A defense exercise by India and Japan? A defense exercise by NATO countries? A defense exercise by Navy? जो इंडियन नेवी है? No. इसका करेक्ट आंसर है द डिफेंस एक्सरसाइज बाय नेटो कंट्रीज। आपको पता होगा कि नेटो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 90,000 फोर्सेस जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोल्ड वार एरा के बाद में ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नेटो की। इंडिया और जापान का जो भी एक्सरसाइज चल रहा है उसका नाम है धर्म गार्डियन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में, नेटो की ये डिफेंस एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन नेटो इन द अपकमिंग टाइम? अपकमिंग टाइम में नेटो को और कौन सा एक नया कंट्री ज्वाइन करने जा रहा है? हंगरी ऑलरेडी इसका मेंबर है, ये तो ऑलरेडी मेंबर है, तो दैट इज द स्वीडन। तो स्वीडन इस कंट्री इस नेटो को ज्वाइन करने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि नेटो क्या है। जो इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं वो कल वाले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? नेटो को कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1954 या 45 या 1949 या 1994? देखो इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया था 1949 में। बाकी नेटो के बारे में यदि आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप जो 29 फेब की हमारा डीएनए है उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं, पूरी हमने डिटेल में उसको वहां पे डिस्कस किया है। नाउ चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। जमात ए इस्लामी जम्मू कश्मीर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है इसका जो बैन का टाइम है उसको रिसेंटली बढ़ा दिया है। क्या है इसकी बेसिक से फैक्ट्स जान लेते हैं। जमात ए इस्लामी, इस्लाम के लोगों की जमात, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है, और कहाँ पर है ये? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब इसका क्या हमारा है, देखो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया है? अनलॉफुल एसोसिएशन के बेसिस पर डिक्लेयर कर दिया और इसको कर दिया बैन। इस नाम से आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है। काम इसका मतलब क्या है? देखो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को सबसे पहले इट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल इन 2019, अनलॉफुल एसोसिएशन इसको डिक्लेयर किया जाता है। अगेन इसको फिर से जो है, क्योंकि 2019 से 5 इयर्स के लिए इसको बैन या अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया था, तो 2019 से 5 इयर्स अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हम पहुंच जाते हैं 2024 में। तो इसको अगेन फिर से 5 इयर्स के लिए बैन किया है, तो इसका ऑब्वियसली पीरियड हो जाएगा 2024 से 2029 के लिए 5 इयर्स का।
ये जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसका सेक्शन 3 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी इंडिया हो, कंट्री के अगेंस्ट में काम करे, इंडिया में मींस सेसेशन एक्टिविटीज को सपोर्ट करे, टेररिज्म को सपोर्ट करे, ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया उसके लिए हार्मफुल हो, या देश की जनता जो पीपल है, कॉमन पीपल है ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए हार्मफुल हो। अब ये जो जमात इस्लामी है ये क्या करता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं जम्मू कश्मीर में उनको ये प्रमोट करता चला रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है। और ये इसकी कई बार ये डिमांड करता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में हम क्या कर दें, उसको दे दें, पाकिस्तान में शामिल कर दें। इंडियन फोर्सेस पर जो पत्थरबाजी होती थी, अटैक्स होते थे, पुलवामा जैसे अटैक्स होते थे, ऐसे ही चीजों में क्या होता है, इनका सपोर्ट हुआ करता था। मींस इनडायरेक्टली ये इंडिया को के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कर दिया, बैन। नाउ यू हैव टू नो दैट व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। क्या है ये पावर देता है गवर्नमेंट को टू प्रोब, इंक्वायरी करने की और प्रोसिक्यूट करने की एक्ट ऑफ टेररिज्म, यदि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, टू डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट, किसी इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट जो है इसमें जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। सो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्या है, इट वाज इनेक्टेड इन द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेटअप इन 1965। तो इंडिया की जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, मींस उसका काम है कि इंडिया को, पूरे इंडिया को एक करना, इंटीग्रेट करना, उसमें यूनिटी वगैरह को प्रमोट करना। इसने रिकमेंड किया था कि हम एक ऐसा एक्ट लेकर के आए जिसके बेसिस पर हम ऐसी एक्टिविटीज को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकें। हालांकि स्टार्टिंग में इसमें जो टेररिज्म वाली एक्टिविटीज एक्ट इसमें एक्ट में नहीं थी इन्वॉल्व, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर दिया गया। सो दिस इज द करंट न्यूज। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पक्का बैन किया जाना चाहिए, बिकॉज जो कंट्री के अगेंस्ट में काम करें, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाना चाहिए और उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो, उनको कोर्ट से पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स फॉर परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया, जजमेंट दिया कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसमें गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, महिलाओं को, वुमेन को परमानेंट कमीशन देना चाहिए। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इन 2021 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि आर्मी को चाहिए कि वो आर्मी जो है अपने जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, परमानेंट कमीशन जिसमें दिया जाता है, उसमें वो डिस्क्रिमिनेट करती है महिलाओं के अगेंस्ट में, उसको बंद किया जाना चाहिए। एक अनोदर केस हमारे पास में ऑलरेडी था 2020 का, उसमें क्या था, नाम था उसका बबीता पूनिया केस। तो उसमें द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। तो इंडियन आर्मी वगैरह को इसको ये कहा कि आप इंडियन आर्मी में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन दीजिए, एक्सेप्ट जो है जो कॉम्बैट रोल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। हालांकि बाकी सभी जो कमांड पोस्टिंग्स हैं उनमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। सो दैट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बबीता पूनिया केस एंड इट वाज अगेन जो है reiterated by the Supreme Court in Colonel Nitisha versus Union of India case. So now we have to know that what is permanent commission and what is short service commission. शॉर्ट सर्विस कमीशन को हम कई बार एसएससी बोलते हैं। ये वो वाला एसएससी नहीं है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात होती है, नो, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। When we talk about the time period of the short service commission, it is 10 to 14 years in the Indian Army or other forces. इसमें होता है कि आफ्टर 10 इयर्स जो वुमेन ऑफिसर्स होते हैं उनको मींस रिटायर कर दिया जाता है। मींस उनके पास में फिर ऑप्शन होता है कि या तो वो और 10 इयर्स के लिए एक्सटेंशन मांग लें कि दे वांट टू सर्व फॉर मोर 10 इयर्स, सॉरी 4 इयर्स। एक तो ये ऑप्शन, या वो लीव द सर्विस को छोड़ दें, या वो डिमांड करें परमानेंट कमीशन के लिए। लेकिन अभी तक ये इश्यू था कि परमानेंट कमीशन जो है विमेन को नहीं मिल रहा था। अब हम बात करते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जो ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आते हैं
उनको लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलती। ठीक है, तो ये तो विमेन के लिए अगेंस्ट में क्या है, एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको आप पेंशन नहीं दे रहे और उनको जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में ही उनको रिटायर कर रहे हो आप। व्हाट इज परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन? देखो, इट मींस अ करियर इन द सर्विसेज टिल द रिटायरमेंट एज। तो जब भी किसी को परमानेंट कमीशन मिलता है तो उसको टिल द रिटायरमेंट एज जो होती है उस टाइम तक सर्विस में रहने का जो है राइट होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स ले चुकी है, जैसे इंडियन आर्मी की सारी ब्रांचेस को ओपन कर दिया है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स को भी, कि उसमें वुमेन ऑफिसर्स आ सकती हैं। इंडियन नेवी ने केवल नॉन सी गोइंग जो ब्रांचेज हैं उनको ओपन कर दिया है, बाकी सब में जो है वुमेन जो है अलाउ है, जो नॉन सी गोइंग ब्रांचेज हैं। बट जो सी गोइंग ब्रांचेज हैं उसमें वुमेन को अलाउ नहीं है अभी, जो है रूल्स उसमें कॉम्बैट रूल्स अलाउ नहीं है। ठीक है, जो ओशियन में डीप सी ओशियंस में जाते हैं उसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, टेंशन होती है, इस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए उसमें अभी अलाउड नहीं है। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो वुमेन ऑफिसर्स आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी, अब अलाउ कर दिया है उसमें, इन ऑल द 10 ब्रांचेस वेयर वुमेन आर इंडक्टेड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो जो महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आती हैं, जब उनका 10 इयर्स का टेन्योर पूरा हो जाता है तो वो भी अब परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं और उनको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। और उनके साथ में देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। हाँ, अदर जो उनके क्राइटेरिया होंगे कि क्या उनकी फिटनेस है, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, व्हाट वाज देयर टाइप ऑफ सर्विस, कैसा उनका डिसिप्लिन रहा, such kind factors can be considered, but they cannot be denied based on just the gender. Now we have to know something about Indian Coast Guard, because all uh, the case is about the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard was established in 1977 by the Coast Guard Act of 1978 of the Parliament of India. पेरेंट एजेंसीज की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में और इसका जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये इसका हेड होता है। इसका मिशन क्या है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा है, वो भी कहाँ पर, जैसे लैंड के लिए तो हमारे पास में बहुत सारी फोर्सेस वगैरह सब काम करती हैं। इसका मेन काम है जो ओशियन वाला रीजन है इंडिया के जो ओशियन वाला जो रीजन है उसमें ये पेट्रोलिंग करता है। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज को वहां पर ये कंट्रोल करते हैं, चाहे वो पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस हो गए या वहां पर एनवायरमेंट हार्म हो गया अगर ओशियन वाले रीजन में, उन सब में ये क्या करता है, अपने ऑपरेशंस करता है, वहां पे पेट्रोलिंग करता है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे नॉर्मल लैंड वाले रीजन में पुलिस होती है, वैसे ही ये ओशियन वाले रीजन में पुलिस की तरह काम करता है। नाउ एक नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, अभी जो इस पर काफी सारा रिसर्च चल रहा है। कहने को तो ये जो टेक्नोलॉजी है 19th सेंचुरी की है, रशिया के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने डेवलप किया था, बट रिसेंटली ये न्यूज में है, द हिंदू ने भी इसको दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये है क्या ये टेक्नोलॉजी। देखो, इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको डाला जाता है, वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद ग्राइंडिंग होती है, फिर उसकी पायरोलाइसिस रिएक्टर होता है, गर्म होता है, उसमें साइक्लोन बन जाता है, उससे दो चीज निकलती है। क्या दो चीज होती है, उसमें से दो मटेरियल होते हैं। एक तो उसमें से निकलता है बायो ऑयल निकल जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब जब वो कोई चीज गर्म होगी तो उसमें से गैस भी बनेगी, तो गैस बन जाती है। उस गैस को अगेन फिर से हीट के लिए यूज कर लिया जाता है। अच्छा, अब इसमें से जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसको हम बायोचार बोल रहे हैं वो निकल जाता है और ऑयल भी निकल जाता है, बायो ऑयल। तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिल गए। आप गैस को भी यूज कर सकते हैं, आप जो है ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, और बायोचार जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये यूज किया जा सकता है फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर, और इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल खाना पकाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उन सब में हम इसको यूज कर सकते हैं। गैस फिर से इसको लिए यूज हो रही है, अदर काम के लिए हम इस गैस को यूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि जो बायोट्रिग है एक नया वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है विच कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया की जो लाइफ है उसको ये चेंज कर सकता है। कि रूरल इंडिया में कुछ टाइप का जो वेस्ट होता है बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वहां से निकलता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो या जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग होती है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वहां से भी वेस्ट निकलता है। तो न्यू वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को गर्म कर दिया जाता है, उसकी हीटिंग की जाती है।
इट कैन हेल्प। देखो रूरल इंडिया में आपको पता होगा कि लाइव स्टॉक फार्मिंग वगैरह हो गई, घर का कचरा हो गया, ठीक है, या उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वेस्ट होता है वो सब हो गया, बहुत सारा वेस्ट निकलता है। अगर वो सब इसमें यूज होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत बड़े लेवल पर वहां पर हम जो फ्यूल की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कम्युनिटी लेवल का पायरोलिसिस सिस्टम है, मींस कम्युनिटी लेवल के लिए काम कर सकता है। पूरे विलेज का जितना भी वेस्ट आया हम उस सारे के सारे वेस्ट को यूज कर सकते हैं इस सेटअप में। तो पायरोलाइसिस आपको पता चल गया, ये द हीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको गर्म कर लेते हैं। अब जो बायोट्रिक प्रोड्यूस करती है तीन चीजें, क्या, एक तो ऑयल प्रोड्यूस करती है, एक सिन गैस बनाती है, दूसरा होता है बायोचार फर्टिलाइजर। तो इसको हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको हम गैस की तरह यूज कर सकते हैं जैसे एलपीजी वगैरह होती है, और ऑयल को हम बायोफ्यूल में यूज कर सकते हैं किसी इंजन वगैरह में, उस काम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल को। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन जो रूरल इंडिया है उसके सारे के सारे वेस्ट जो भी वहां से जनरेट हो रहा है तो वो भी कैसा वेस्ट, बायो वेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं पॉलिथीन वगैरह और वो सब नहीं, ऐसा वेस्ट जिससे बाद में चल करके उसको हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रोसेसिंग, ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। तो ये हो गई आपकी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास में एक रिपोर्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2024। क्या है ये, इसने बड़ा धूम मचा दिया है। क्या है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2024 इसको रिलीज करती है कौन, नाइट फ्रैंक फाउंडेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको जो है हमेशा रिलीज करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1896 में फाउंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर लंदन और यूके में है, जो है पता ही होगा आपको, लंदन यूके। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंसीज है। ये पूरे वर्ल्ड में इन रियल एस्टेट के रिगार्डिंग में ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब इसने एक रिपोर्ट बनाई और इसका क्या कहना है, ये जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि द नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इंडिया में जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो लास्ट 2020 ईयर में 6.1% की उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम इसको 2022 से कंपेयर करें तो मींस जो अल्ट्रा रिच हैं उनकी रिचनेस बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि अल्ट्रा रिच का जो नेट वर्थ है वो होता कितना है, किसको हम अल्ट्रा रिच मानते हैं, जिसकी नेट वर्थ मिनिमम $30 मिलियन हो, ठीक है, या उससे ज्यादा हो। तो $30 मिलियन मिनिमम हो और उससे ज्यादा हो, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम मानते हैं अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। मींस ये अल्ट्रा रिच लोग हैं जो जो मीन जिनको अंदाजा नहीं कितना पैसा उनके पास में है ना, तो अत्यधिक पैसा। नाउ दिस रिपोर्ट सेज कि द नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स विल राइज 50.1%। मींस इनमें 50% के आसपास का राइज आने वाला है 2028 तक। तो ये यहाँ पर एक रिपोर्ट बता रही है, इससे ये पता चलता है हमको कि इंडिया में जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस रिपोर्ट को हम अदर रिपोर्ट्स के साथ में कंपैरिजन करें तो उससे हमको ये पता चलता है कि जो पुअर पीपल है, ठीक है, उनके पास रिचनेस नहीं आ रही है, उनके पास में मींस जो है मनी है वो नहीं आ रहा है। मींस यहाँ हम ये कहें कि गरीब गरीब ही रह रहा है, लेकिन जो रिच है वो और भी रिच होता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे एशिया के लिए भी एक चिंता की बात है। इन्होंने अदर कंट्रीज में भी ऐसी इसके बारे में भी इसने इस रिपोर्ट ने कहा है कि देखो 2028 में ही चाइना में जो इंक्रीमेंट होगा अल्ट्रा रिच लोगों का वो 47% होगा, जबकि इंडिया में 50%। टर्की में ये जो है 42% के आसपास होगा। ये टर्की और कुछ नहीं, तुर्की का ही नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, किसने, टर्की ने। और मलेशिया की अगर हम बात करें तो इट विल बी राइज ऑफ 35%। ठीक है, पूरे एशिया की अगर बात करें तो नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 38% का उसमें इंक्रीमेंट आने वाला है अल्ट्रा रिच लोगों में। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो इसका इंक्रीमेंट होगा 28.1% के आसपास में। तो इंडिया के लिए तो काफी मीन्स इसको खुशी की बात भी है कि भाई इंडिया में बहुत सारे रिच लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बट इफ वी कंपेयर दिस रिपोर्ट and compare the data of this report with other aspects of the society, then we will find that in our country the rich people are becoming more rich and the poor people are becoming more poor। ऐसा कुछ इनका इंडिकेशन है अदर रिपोर्ट्स के सेंस में भी। सो आज हमने देखो 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो लास्ट डे सेशन के थे।
बाकी उसके बाद में हमने 4 न्यूज को डिस्कस किया। कौन कौन सी थी? एक तो जमीयत ए इस्लामी जम्मू कश्मीर, इसको बैन कर दिया और यूएपीए के एक्ट में इसको बैन किया है, सेक्शन 3 के अंदर होता है, इसमें क्या वगैरह है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, वो सब हमने डिस्कस किया इसमें। प्लस इंडियन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसमें हमने परमानेंट कमीशन की बात की महिलाओं के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है ये देखा हमने, परमानेंट कमीशन क्या है ये भी देखा हमने, कहाँ कहाँ पर ये हो चुका है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है ये भी देखा हमने। बायोट्रिक क्या है इसको भी हमने डिस्कस किया, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और हमने डिस्कस किया कि वेल्थ रिपोर्ट 2024 के इट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और इसकी क्या फाइंडिंग आउट्स हैं, क्या हाईलाइट्स इस रिपोर्ट के हैं रिसेंटली जो आई है, इन सबको हमने डिस्कस किया। So I hope you enjoyed the session. We are going to end today's session right now. Thank you very much. Take care. Bye bye.